जी, तो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास मोड। हम पहले मीन को पढ़ चुके हैं। मीन हमारे पास होता है कि एक ऑब्जर्व वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसके बाद हमने पढ़ा मीडियन। मीडियन क्या होता है हमारे पास, जो हमारे पास होती है मिडल वैल्यू। मिडल वैल्यू इज अ मीडियन। फिर हमारे पास है मोड। मोड वो होता है कि जो कि फ्रीक्वेंट वैल्यू इन और डाटा, वो हमारे पास होती है मोड। कैसे कैसे हमारे पास, कि जैसे हमारे पास डाटा दिया हो कोई 8 है, 10, 8, 6, 8, 10, तो इसका मोड क्या होगा, जो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंट वैल्यू होगी वो है हमारे पास 8। ठीक है, 8 ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो ये हमारे इस जो डाटा का मोड है वो हमारे पास होगी वैल्यू 8। ठीक है, फ्रीक्वेंट वैल्यू इज़ मोड। अब ये थी हमारे पास अनग्रुप डाटा के लिए। हमारे पास इस तरह से तरीका होता है कि जो हमारे डाटा में वैल्यू एक से ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो चुकी है ना, वो हमारे पास होगा मोड। ठीक है, अब जो ग्रुप डाटा होता है, ग्रुप डाटा के लिए हम किस तरह से मोड फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए इस तरह से करते हैं फॉर्मूला मोड इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस F1। सॉरी, ये एल बाहर है, इस तरह से प्लस, उसके बाद सिर्फ इतनी हमारे पास 1 है, बाय लेना F m माइनस F1 प्लस F m माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट क्या है, लेंथ क्या है, हमें पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमें देखेंगे FM1 ये 2 क्या दिया हुआ है। FM है मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। ठीक है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी FM, और F1 होगी, जैसे मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ये है तो इसके जो ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी है ना वो होती है F1, और इस F1 के जो नीचे वाली फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है F2। ठीक है, फिर अब यहाँ पे कोई भी हमारे पास डाटा दिया हुआ है, ये हमारे पास यहाँ पे एज ग्रुप दे दिया। ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हो, तो ये हमारे पास FM, F मीन्स मैक्सिमम वैल्यू। इस पूरे डाटा में जो हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला जो ग्रुप होगा वो हम ले लेंगे। ठीक है, उस फार्मूले की हमने लेंथ, हाइट, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, उससे पीछे वाली और उससे अगली वाली को हम फिर इस फार्मूले में पुट करते हैं और फिर मोड फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल जो अनग्रुप डाटा होता है उसके लिए ये तरीका होता है, और ग्रुप डाटा जो कि कॉन्टीन्यूस हो तो उसके लिए ये होता है। कॉन्टीन्यूस डाटा क्या होता है, डिस्क्रीट क्या होता है, हम ये भी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्रीट होता है जैसे ये मुझे फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है, और साथ ही हमें एक्स भी दिया होता है, एनी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो जैसे नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हैं, तो यहाँ पे एक्स यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास नंबर ऑफ़ पेशेंट्स, हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी, तो बस एक्स है, जैसे क्या होगा यहाँ पे, जैसे 25, 30, 35, एक्स और एफ दोनों दिया तो डिस्क्रीट में जाता है। ठीक है, तो डिस्क्रीट डाटा के लिए हमने अभी तक नहीं देखा कि हमने किस तरह से उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। कॉन्टीन्यूस डाटा की देख ली हमने कि किस तरह से फ्रीक्वेंसी निकालनी है, और अनग्रुप डाटा की। अब वो इस तरह से हमारे पास डिस्क्रीट डाटा हो तो अब उसकी किस तरह से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। अब इसमें हम इस तरह से करते हैं कि जो मैं कमेंट्स में बताया था कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है हम उसी को ले लेते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली लाइन, तो सिंपली हम उसको करेंगे कि जिस जहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी होगी तो हम उसी जो है, जैसे पर यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 10 है ना, तो 10 और इसका जो एक्स है वो है 40, तो 40 हमारे पास क्या होगा, इस डिस्क्रीट डाटा का मोड होगा। ठीक है, अब हम इसको अपने नोट से देख लेते हैं कि क्या है ये मोड। मोड को हमने अभी पढ़ना है। नहीं तो मोड हम अभी मैं देखा कि हमारे पास मोड क्या होता है। अनग्रुप डाटा के लिए हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ग्रुप डाटा के लिए किस तरह से करते हैं, डिस्क्रीट के लिए किस तरह से करते हैं। अब इसके हमारे पास मेरिट्स क्या हैं। मेरिट्स इसके ये होते हैं कि इसकी अच्छी बात यह है कि इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज़, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। उसके बाद हम ये IQG इस निमोनिक से याद रख सकते हैं। आई का मतलब होता है कि उन इंस्पेक्शन में पता चल जाता है। जैसे हम ये देखा था अनग्रुप डाटा का जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली वैल्यू जो हमारे डाटा में आ रही होती है तो वो हमारे पास उस का मोड होती है। तो हम इसको इंस्पेक्शन से भी हम उसको देख लेते हैं, सिर्फ देखने से भी हमें पता चल जाता है कि क्या मोड होगा इस ग्रुप का, इस डाटा का।
क्यू से होता है कि हम इसको क्वालिटेटिव फिनोमेना के लिए भी को डिस्क्राइब करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ये एमसीक्यू में आता है कि कौन सी जो सेंट्रल टेंडेंसी है इज़ यूज टू डिस्क्राइब द क्वालिटेटिव फिनोमेना। ठीक है। अब मोड कैन आल्सो बी फाउंड ग्राफिकली, कि हम इसको ग्राफिकली भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो डीमेरिट्स इसके क्या होंगे? डीमेरिट्स के लिए हमने यहाँ पे जो निमोनिक अपना बनाया हुआ है तो वो है हमारे पास नॉट और एस टी। एस मीन्स नॉट आर मीन्स के दैट इज नॉट रिजिडली डिफाइंड नहीं है, नॉट सिग्निफिकेंस अनलेस द लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर अवेलेबल। जब तक हमें लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं मिली दी गई होंगी तब तक हम ये नॉन सिग्निफिकेंस के रिजल्ट होंगे। ठीक है। उसके बाद नॉट ट्रीटेड मीन्स दैट फर्दर जब हमारे पास डाटा रॉ फॉर्म में पड़ा होगा तो हम उसको उसको फर्दर ट्रीट नहीं कर सकते मैथमेटिकली। ठीक है। उसके बाद एक और ये है कि पिछली वीडियो में मीन और मीडियन पढ़ लिया था। अब इन तीनों का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है? सिमेट्रिकल डाटा के लिए मीन, मीडियन और मोड तीनों सेम होते हैं। फॉर सिमेट्रिकल डाटा कह लें, फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कह लें, उसके लिए ये सेम होता है, तीनों इक्वल हैं। मोड इन स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है। ये एमसीक्यू में आ जाता है। इसके अलावा ये भी आता है कि जब हमारे पास डाटा नेगेटिवली स्क्यू होता है, स्क्यूनेस क्या होती है कि इसको हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। वैसे जैसे हम ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं ना कि हमारे पास ये माइनस वैल्यू है, ये प्लस वैल्यू है, तो अगर तो उसका हमारे डाटा की वैल्यूज़ का ज़्यादातर नेगेटिव में फॉल कर रही हैं तो इस तरह से इसको कहते हैं नेगेटिवली स्क्यूड है। अगर इस तरह से इधर जा रहे तो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है। अगर बिल्कुल सेंटर में हमारे पास जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनता है इस तरह से नॉर्मल सेंटर में बिल्कुल हो तो वो हमारे पास होता है सिमेट्रिकल डाटा। सिमेट्रिकल डाटा के लिए हमारे पास ये तीनों इक्वल होती हैं। नेगेटिव स्क्यू के लिए ये होता है कि मीन हमारे पास नेगेटिवली स्क्यूड के लिए हमारे पास होता है कि मीन ग्रेटर होती है एज़ कम्पेयर टू मोड। बेसिकली इसमें हमारे पास एक और चीज़ होती है कि अगर हम इसका वो बनाए ना ऑर्डर प्रॉपर के कौन क्या बड़ा है क्या छोटा है, तो इसमें अब क्या होता है कि मोड ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मीन। ये एक एमसीक्यू में आया हुआ था नेगेटिवली स्क्यू डाटा के लिए। इस तरह पॉजिटिवली स्क्यू डाटा के लिए इसका ऑपोजिट हो जाएगा कि मीन ग्रेटर देन मोड, तो ये भी ऑपोजिट हो जाएगा कि मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड होगा फिर पॉजिटिवली स्क्यू डाटा के लिए। नेगेटिव स्क्यू वाला ये एमसीक्यू है। उसके बाद हमारे पास है कि हमारे जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल एवरेज की प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए। अब हमने देखा कि मीन मीडियन मोड है, कोई भी इसमें से कोई इतना हमारे पास आइडियल नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर कहा जाए कि सबसे ज़्यादा यूज़ क्या होता है तो वो मीन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। उसको फर्दर मेडिकल ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल किया जाता है। क्या हम देखेंगे अगर हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज होंगे उसमें मीन यूज़ हो रहा होगा, कहीं भी मीडियन या मोड यूज़ नहीं हो रहा होगा विद इन द फार्मूला। ठीक है। अब बाकी जो है बाकी कुछ डीमेरिट्स हमने पढ़े हैं कि इसके नुकसानात ये हैं कि इसमें ये नहीं होता वो नहीं होता। अब जो आइडियल है हमारे पास वो डिजिटली डिफाइन होना चाहिए, इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज़ एंड कैपेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, इजी टू कैलकुलेट, इजी टू अंडरस्टैंड, should be based on all observations, stable in experiments of repeated sampling from a population। बार बार जितनी मर्जी दफ़ा हम सैम्पलिंग ले लें वो हमारा मीन सेम ही आना चाहिए। तो ये आइडियल एवरेज की प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। हम इसको भी साथ ही देख लेते हैं, छोटा सा ये भी जी। तो नेक्स्ट हमने पढ़ना है क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स। क्वार्टाइल्स क्या करते हैं हमारे डेटा को फोर पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। क्वार्टाइल्स क्वार्टर 4 पार्ट। डिसाइल क्या करता है हमारे डाटा को 10 पार्ट में डिवाइड कर देता है और परसेंटाइल क्या करता है हमारे डाटा को 100 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको पकड़ा देता है। अच्छा, मीडियन के लिए हमने जो फार्मूला पढ़ा था वो हमारे पास था सिंपल, जो हम यूज़ कर रहे थे वो था n+1 डिवाइडेड बाई टोथ वैल्यू। क्वार्टाइल ये हमारे पास ना सिर्फ ये लोकेशन बताते हैं डाटा के, इसके अलावा इनका कोई और यूज़ नहीं है, कोई और भी इनका एप्लीकेबिलिटी नहीं है। ठीक है। जस्ट टू लोकेट द मेजर, जस्ट लोकेट द पोजीशन ऑफ डाटा। ठीक है। अच्छा, मीडियन हमने इसमें एक फॉर्मूला ये है, क्वार्टाइल क्या करता है कि 4 पार्ट में डिवाइड कर देता है, इसको हम n+
1 डिवाइडेड बाय 4th वैल्यू, ये हमारे पास होती है क्वार्टाइल। ये है हमारे पास Q1, क्योंकि देखें ना एक डाटा है हमारे पास तो उसको ये डिवाइड करता है मीडियन, जो कि इसको डिवाइड बाई 2, जो 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है वो है मीडियन। अब इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना क्वार्टाइल का काम है। जो इस मीडियन के पीछे है वो होता है Q1 और इसके आगे Q3 होता है। ठीक है, Q1 इस तरह से फाइंड आउट होता है और Q3 फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना होता है कि इसमें n+1 डिवाइडेड बाय 4th और यहाँ पे हम लिख देते हैं जी 3th वैल्यू। ठीक है, इस तरह से हम इसको निकाल लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है डिसाइल्स। डिसाइल्स 10 पार्ट में डिवाइड करता है, तो इसको हम किस तरह से करेंगे, n+1 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, ये डिसाइल के बारे में आपको बता देता है। और यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है, ये डिसाइल जो कि टी, यहाँ पे आई भी आएगा। आई जैसे मैं कहूँ कि मुझे 10th डिसाइल फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे आई की जगह फिर मैं 10 लिखूँगी और n+1 डिवाइड बाय 10th कर दूँगी। ठीक है, 10th डिसाइल। सिंपल डिसाइल कहा गया तो आपको सिंपल फार्मूला लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है परसेंटाइल। परसेंटाइल के अंदर क्या करना है, अपने डाटा को हमने 100 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। उसका भी हमारे पास सेम इस तरह से फार्मूला आ जाता है। ये हमारे पास था कि जो हमारे पास डाटा दिया होता है जो कि अनग्रुप्ड होता है। अब हमारे पास डाटा दे दिया जो कि है कॉन्टिन्यूस डाटा था, तो उसके लिए कॉन्टिन्यूस है या ग्रुप डाटा है तो उसके लिए हमें किस तरह से क्वार्टाइल को किस तरह से फाइंड आउट करना होता है कि उसके लिए हमारे पास फार्मूला होगा Q1 इक्वल टू L+H/F N बाय 4 माइनस C। C अगेन प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस तरह से इसको हमने क्लोज कर दिया। ये हो गया क्वार्टाइल। जब हमें Q3 फाइंड आउट करना हो तो अब हमने इसमें क्या करना है कि L+H/F 3n/4 माइनस C, ये Q3 के लिए फार्मूला हो गया। अब डिसाइल्स के लिए फाइंड आउट करना हो तो इसके लिए भी हमने क्या करना है, L+H/F I जो भी आपको दिया हो, साथ में 10 डिसाइल 20 डिसाइल जो भी दिया हो, सेकेंड डिसाइल तो जो भी दिया अपने यहाँ पे आइज को पुट आउट डाउन करनी होती है। n बाई डिसाइल है तो 10 माइनस C। इस तरह परसेंटाइल हमने निकालनी हो तो उसके लिए क्या होगा, L+H/F IN डिवाइडेड बाय 100 माइनस C। ये परसेंटाइल का हो गया। बाकी आप यहाँ से देख लें कि यही चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। ठीक है, ये मेरे नोट्स में ये लिखा हुआ, इस तरह से मैंने इसको साइड पे करके तो मैंने यहाँ पे क्वार्टाइल्स को भी शो कर दिया। ठीक है, तो ठीक है, हमने आज पढ़ा है मोड एंड क्वार्टाइल्स। अब इसके नाम एक ज़रा एक दो एग्जांपल्स भी देख लेते हैं बुक से, तो ताकि हमें ये फिर क्लियर हो जाएगा। जैसा कोई डाटा दिया उन्होंने वेट और फ्रिक्वेंसी दी हुई है। क्लास बॉन्डिस बनने के लिए क्या करते हैं कि क्लास बॉन्डिंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास ये लोअर लिमिट दी होती है ना, इसमें से 0.5 को माइनस करते हैं और नेक्स्ट में 0.5 ऐड कर देते हैं, क्लास बॉन्डिंग आ जाती है। बॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 1 1+6 7 7+11 18 18+10 20, इस तरह से हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी चलती है। इसका मीडियन हमने फाइंड आउट किया, फिर हमने Q1 फाइंड आउट किया, Q3 वही फार्मूला इसको यूज़ करते हुए, और साथ में इसके क्वेश्चन में दिया होता है पॉलीगॉन भी ड्रा करना है, तो इसलिए पॉलीगॉन इसने ड्रा किया। क्वेश्चन पूछा होगा तब भी ड्रा करना है, अदरवाइज नहीं करना, वैसे नहीं पूछा जाता। इसमें से क्वार्टाइल्स और जो परसेंटाइल्स डिसाइल्स हैं इसमें से MCQ ही आते हैं, और मीन मीडियन मोड ये SCQ इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद हमारे पास लास्ट में ना सिर्फ दो चीज़ें रह जाती हैं। एक हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन को हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, तो आगे से अगर मेडिकल लाइन है तो आपको साथ बताया होता है कि ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या है, nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज GM इक्वल टू दी x1 मल्टीप्लाई x2 मल्टीप्लाई बाई x3, सब जो हमारे पास जितने भी x दिए हो ना,
आपने सबको मल्टीप्लाई करना होता है और पावर इसकी लेनी होती है 1/n, ठीक है, n। तो इसकी एक लिमिटेशन ये होती है कि जब हमारे पास x नेगेटिव हो ना तो n कैलकुलेट नहीं होता, जब n कैलकुलेट नहीं होगा तो फिर gm भी कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है। तो इसके डिमेरिट्स में भी ये पॉइंट आता है कि इफ़ एनी वैल्यू 0 और नेगेटिव देन नो जीएम इज़ कैलकुलेटेड, इसका डिमेरिट है। इसका यही फार्मूला जो ज़्यादातर ये यूज़ होता है, तो वो ये भी यूज़ होता है, ये भी होता है डिपेंडिंग अपॉन योर डाटा, ठीक है। लॉग जी एम इक्वल टू सिग्मा लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एन। जी एम फाइंड आउट करने के लिए लॉग वन जाके फिर लास्ट पे जाके आप जो भी वैल्यू है कि उसको एंटी लॉग ले लेंगे, फिर हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगी। इसके मेरिट्स क्या होते हैं कि डिजिटली डिफाइंड होती है, लेस फैक्टरी बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज एंड बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। डिमेरिट्स इसके होते हैं नॉट सीसीयू, नॉट सीसीयू के नॉट इजी टू कंपेयर, नॉट इजी टू कैलकुलेट, कि अगर ज़ीरो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वैल्यू होगी तो उससे जीएम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। लास्ट में के नॉट इजीली अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। उसके हमारे पास लास्ट पे चीज़ है वो है रेट्स एंड रेशियोज। तो इसमें इसको देख लेना आप, मैं सारा फार्मूला जो वहाँ पे बुक में नहीं होता उसको सब मैंने यहाँ पे इकट्ठे करके लिख दिया। इसमें से मेनली जो आपने इंपॉर्टेंट चीज़ करना ही करना है वो है क्रूड बर्थ रेट और है क्रूड डेथ रेट। क्रूड बर्थ रेट होती है कि जितनी हमारे पास लाइव बर्थ हुई है डिवाइडेड बाई मिड ईयर पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाई 1000। आप ये माइकल में दिया होता है कि लाइव बर्थ कितनी हुई थी और पर ईयर पॉपुलेशन आपकी कितनी है, ये दिया गिवन होता है। आपने सिंपली इसको फार्मूला लगा के अपने इसको फाइंड आउट करना है। और उसके बाद क्रूड डेथ रेट है, इसमें टोटल डेथ डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय 1000, इस आपने कैलकुलेट है। अब अक्सर पूछा जाता है कि डेमोग्राफिक गैप क्या होता है, ये एमसीक्यू में आता है। यहाँ पे आपको सीडीआर सीबीआर दोनों गिवन होते हैं और पूछता है कि जब डेमोग्राफिक गैप इसका क्या होगा, तो इसका CBR बर्थ माइनस डेथ करनी है तब हमारे पास डेमोग्राफिक गैप आएगा। बाकी फॉर्मूलाज हैं कुछ, ये देख लें आप। ओके, अल्लाह हाफिज़। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है, फिर नेक्स्ट हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे।